हेलो स्टूडेंट, क्लास को शुरू करने से पहले जो लास्ट टॉपिक था उसके बारे में माहेश्वर सूत्र चल रहे थे और माहेश्वर सूत्र से संबंधित जितनी भी बातें थी मैंने आपको बोली थी कि इसमें क्या कैसे पढ़ना है। अब अपन इसी से एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। अपने सिलेबस में वैसे प्रत्याहार निर्माण का एक सूत्र चलता है और वो सूत्र हम संज्ञा प्रकरण के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि उसमें सारी परिभाषाएं पढ़ी जाती है। अभी अपन प्रत्याहार निर्माण को इसलिए मैं बता रही हूँ, उसे फिर से बताऊंगी, लेकिन अभी सामने माहेश्वर सूत्र है तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। प्रत्याहार, क्योंकि इसका नाम है प्रत्याहार सूत्र, तो प्रत्याहार निर्माण होना भी आना चाहिए कि इसे कैसे बनाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्रत्याहार बनाते समय जब भी आप प्रत्याहार गिनेंगे तो आपको उसमें हलंत वाले वर्णों को नहीं गिनना है। यानी कोई भी प्रत्याहार आपके सामने आता है, ये प्रत्याहार क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जब संधि पढ़ते हो तो संधि में अक प्रत्याहार, जल प्रत्याहार, जश प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, बहुत सी चीज़ें आती है। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? माहेश्वर सूत्र से। इसलिए प्रत्याहार निर्माण बनाना या आना बहुत आवश्यक है। नहीं भी आता है तब भी आपको वर्ण गिनना और समझना कैसे चलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्याहार निर्माण करना है। तो देखें, अगर आपके सामने एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए या प्रश्न नहीं, अभी तक तो इसका कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको लिखवा रहे हैं क्योंकि इस प्रत्याहार से कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्रश्न जब बनता है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। जैसे आपके सामने मैंने एक लिखा है अण प्रत्याहार, ये एक प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है, वर्तमान में 44 है, लेकिन अपन इसको बाद में लिखेंगे। अण प्रत्याहार और अक प्रत्याहार। अभी आपके सामने मैंने दो प्रत्याहार लिखे हैं, अण प्रत्याहार और अक प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं और इनमें कितने वर्ण आते हैं उसको आपको देखना है। प्रत्याहार बनाते समय सबसे पहले स्टार्टिंग वर्ड को देखो। ये आपके सबसे पहला वर्ण कौन सा है? अ, और कहाँ खत्म हो रहा है? ण पे। तो आपको देखना है, स्टार्टिंग देखें, अ खत्म कहाँ हो रहा है? ण पर। इस दरमियान इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं? जब आप गिनना शुरू करोगे तो आपके सामने 4 वर्ण आते हैं, लेकिन जब भी आप प्रत्याहार बनाएंगे तो आपको कभी भी हलंत वाले वर्णों को नहीं गिनना है। तो अब आपके सामने आता है कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए? 3, अ, ई, उ। ण हलंत वाला है, इसको आपको नहीं गिनना है। सेकंड, ऐसे ही अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कहाँ से स्टार्ट होगा? अ से, और कहाँ खत्म होगा? क पर। इस बीच में जितने भी हलंत वाले वर्ण आएंगे उनको आपको नहीं गिनना है। तो अपन इसमें गिनते हैं अ, ई, उ, री और ली। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हो जाते हैं? 5। इसी तरह कोई सा भी प्रत्याहार आता है तो प्रत्याहार बनाते समय उसकी स्टार्टिंग देखो और उसका अंतिम वर्ण देखो, और अंतिम वर्ण में जितने भी बीच में हलंत वाले वर्ण आएंगे उनको आपको गिनना नहीं है। इस तरह से प्रत्याहार बनते हैं। अब आपको मेन चीज बताते हैं, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है, दोनों में सेम चलते हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है? जब आप हिंदी में अंतस्थ वर्ण पढ़ते हो तो सबके जीवान पे एक ही माना फटाफट आता है कि य व र ल या य र ल व। अब जैसे मैं संस्कृत में अधिक पढ़ रही हूँ इसलिए मुझे य व र ल दिमाग में आया। आप हिंदी अधिक पढ़े हैं तो उसमें क्या टॉपिक आएगा तुरंत दिमाग में? य र ल व। यानी अंतस्थ वर्ण हिंदी में जो चलते हैं उनका क्रम क्या रहता है? य र ल व। और संस्कृत में यही क्रम क्या हो जाता है? य व र और ल। है तो चारों ही वर्ण, लेकिन अंतर क्या आया? क्रम का अंतर है। तो संस्कृत में जब क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ वर्ण बताएं तो आपके सामने ये ऑप्शन भी होगा और ये वाला ऑप्शन भी होगा। तब आपको ध्यान रखना है कि जब आप संस्कृत का पेपर कर रहे हैं तो आप ऑप्शन में क्या करेंगे? य व र ल को राइट करेंगे, और जब आप हिंदी का पेपर कर रहे हैं तो आपका ये क्रम रहेगा। और हिंदी में कैसे भी लिखा है लेकिन संस्कृत में क्रम हमेशा यही रहता है,
क्या रहेगा, य व र और ल। अब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई य व र ल ही क्यों लिखे, हम य र ल व क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो आप देखें, इसीलिए आपको ये प्रत्याहार बनाते समय समझा रहे हैं। आपके सामने एक प्रत्याहार लिखा हुआ है 5वें से लेकर 6 नंबर तक, य व र ट ल और ण। तो आप जब अंतस्थ वर्ण देखते हैं तो अंतस्थ वर्ण में प्रत्याहार बनता है यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, य से, और कहाँ खत्म हो रहा है, ण पर। इस दरमियान आप कौन से वर्ण नहीं गिनेंगे, हलंत वाले। अब गिनो आप य व र और ल। तो संस्कृत की जो वर्णमाला है उसमें इसका क्रम यही रह रखा है, य व र ल, इसलिए आप वर्णों को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो यही इस लॉजिक की वजह से अपन इसमें य व र लिखते हैं। क्रम य र ल व वर्ण है, लेकिन क्रम क्या रहेगा, य व र ल, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था आपको कि वर्णों को आप आगे पीछे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, अब आपके सामने जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं, या जितने भी अंतस्थ वर्ण तो 4 ही हैं, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं माहेश्वर सूत्र के, वो आपके सामने लिखवाएंगे, जिसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। नंबर 1, माहेश्वर सूत्रों में वर्णों को गिनते समय हलंत वाले वर्णों को नहीं गिना जाता है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा, हलंत वाले वर्णों को नहीं गिनना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वरों का वर्णन है। तो प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वरों का वर्णन है। अतः मूलतः स्वरों की संख्या रहेगी 9, और वो 9 स्वर कौन कौन से हैं वो आपके सामने लिख देते हैं। वैसे माहेश्वर सूत्र पूरा लिख दिया है तो उससे आपको पता चल जाएगा, फिर भी नहीं है तो लिख रहे हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला में मूलतः ये 9 स्वर ही माने गए हैं, अ, ई, उ, ऋ, ली, ए, ओ, ऐ और औ। अब क्योंकि ये 14 सूत्र हैं, अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन है। और व्यंजनों की संख्या है 33। जिसको संस्कृत में बोलेंगे त्रित्रिंशत्। एकमात्र ह वर्ण की दो बार आवृत्ति है। अतः वर्ण को गिनते समय एक बार ही गिने।
माहेश्वर सूत्रों में जितने भी अंतिम वर्ण हैं उन्हें क्यों नहीं गिना जाता है? सभी अंतिम वर्णों की अंतिम वर्ण कौन से हैं? हलंत वाले। प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत वाले वर्ण हैं, उनकी आप इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने पर वर्ण समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप उनको नहीं गिनेंगे। तो इत संज्ञा भी संज्ञा प्रकरण टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको इनको ध्यान रखना है माहेश्वर सूत्र को पढ़ते समय, कि इसमें हलंत वाले वर्णों को नहीं गिना जाता है। प्रारंभिक 4 सूत्र स्वरों का वर्णन है, स्वरों की संख्या 9 है। अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन है, व्यंजनों की संख्या 33 है। एकमात्र ह वर्ण की 2 बार आवृत्ति है, इसलिए इसे गिनते समय 1 बार गिने। सभी अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण कौन से हैं? जो हलंत वाले हैं। और कुल वर्ण इसमें 42 हैं। माहेश्वर सूत्रों को पढ़ाते हुए भी बहुत सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपके लिए इतना बहुत है। ये जितना भी लिखवाया है माहेश्वर सूत्र में वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इससे अधिक आपको न तो पढ़ने की ज़रूरत है ना आपको पढ़ना है, बस इतना ही माहेश्वर सूत्र से पढ़ना है आपको। और अब माहेश्वर सूत्र के बाद आपको थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी, जैसे मात्राएं कितनी होती है या मुनि है, उसका टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी यहाँ पर माहेश्वर सूत्र की एक बार वर्ण परिचय का जो वर्णमाला है वो बिंदु अपन समाप्त करते हैं। अब आपके सामने लिख रहे हैं मात्राएं। ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन पढ़ते समय इनके बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका आगे संस्कृत के सब्जेक्ट या और क्लासें पढ़ते जाएंगे तो आपको मात्राओं का नॉलेज होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, आपके सिलेबस में छंद भी है। छंद में भी मात्राएं का ज्ञान नहीं हुआ तो आप आगे पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए मात्राओं का नॉलेज होना आवश्यक है। तो यहाँ पहली चीज़, हिंदी में जब मात्राएं पढ़ते हैं तो हिंदी में 11 स्वर हैं, लेकिन मात्राएं कितनी हैं? 10। लेकिन अपने यहाँ पर स्वर तो 9 हैं, लेकिन मात्राएं कितनी मानी जाती हैं? 3। अब ये 3 मात्राएं, हिंदी के मात्रा जैसे अ की मात्रा होती नहीं है, उसके बाद आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, वो नहीं चलती है। इसमें सीधा सीधा है, मात्राएं कितनी मानी गई हैं? 3। पहली मात्रा ह्रस्व, जिसका आप इस तरह से चिन्ह लगा सकते हैं। दीर्घ, जिसका चिन्ह ये होगा। तीसरी मात्रा होती है प्लूत, जो हिंदी में नहीं चलती है। ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा तो आपने आसानी से समझ में आ जाएगा कि ह्रस्व मात्रा कौन सी है। ह्रस्व वर्ण जो होंगे वो ह्रस्व मात्रा पे चलेंगे, जो दीर्घ वर्ण होंगे वो दीर्घ मात्रा पर चलेंगे। लेकिन प्लूत मात्रा ऐसी है जो 3, ये 3 हिंदी में जो 3 चलते, इसका मान 1 रहता है, इसका 2 और इसका 3। तो इसमें आपको शॉर्ट में से समझाते हैं, जितने भी लड़कों के जो नाम होते हैं उनके एंडिंग में हमेशा ऋस्वांत होता है, यानी ऋस्व अंत वाले होंगे। जैसे कृष्ण तो लास्ट में अ है, या छोटी मात्रा ही होगी, ऋस्व स्वर ही होंगे, दीर्घ स्वर नहीं होंगे। जिन वर्णों में जितनी भी लड़कियों के नाम है वो दीर्घांत होते हैं। दीर्घांत कैसे? उन ल के मात्राओं में हमेशा दीर्घ रूप ही होगा, जैसे लता, रमा, सीता, गीता, सबके अंत में आ स्वर आ रहा है, अ स्वर आपको नहीं मिलेगा। लड़के का नाम होगा तो आपको ऋस्व मात्रा मिलेगी, लड़कियों के नाम होंगे तो दीर्घ मात्रा, यानी एंड में। अब आपके सामने आ रही प्लूत मात्रा। अब इसको कैसे समझेंगे? तो प्लूत मात्रा में जब आप किसी को आवाज़ लगाते हो तो आवाज़ लगाते समय आप किसी का एक एंडिंग वर्ण सबसे ज़्यादा खींचोगे। जिस वर्ण को आप सबसे ज़्यादा खींचोगे वह आपका कौन सी मात्रा कहलाएगी? प्लूत मात्रा। तो इसका उदाहरण से समझते हुए, सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो सबसे अधिक ध्वनि म की जो बहुत देर तक खींची जाएगी वो कौन सी ध्वनि कहलाएगी? प्लूत। तो संस्कृत में मात्राएं कितनी प्रकार की हुई? 3।
ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व को इस तरह से चिन्ह से इंगित करते हैं, दीर्घ को इससे और प्लुत को इससे। अब इन मात्राओं के आधार पर स्वरों के कितने भेद होंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने स्वर पढ़े हैं, मूलतः स्वर कितने होते हैं 9। अब अपन ने 9 स्वरों को फिर से डिस्क्राइब करना है कि 9 स्वर हैं और मात्राओं के आधार पर स्वर भी कितने हैं 3, मात्राएं भी कितनी है 3। फिर से समझें, मात्राएं संस्कृत में कितनी मानी गई है 3, मात्राओं के आधार पर स्वर भी कितने हैं 3 और मूलतः संस्कृत में स्वर कितने हैं 9। अब अपन पढ़ेंगे मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्णन। तो अपन इसी टॉपिक से लिखेंगे मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्णन। मात्राओं के आधार पर तो 3 प्रकार की मात्राएं हुई। अब इनको ध्यान से समझें। प्रत्येक मात्रा के 6 भेद होंगे। ये 6 भेद कौन से हैं उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा समझाएंगे आपको। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, प्रत्येक के कितने भेद होते हैं 6। टोटल कितने हो गए 18। अब इसको समझें कि जिस वर्ण में ये तीनों मात्राएं पाई जाएगी उसके प्रत्येक के कितने भेद होंगे 18। और जिसमें एक भी मात्रा का अभाव हुआ, यानी एक भी मात्रा नहीं है, तो कितने माइनस हो जाएंगे 6, तो उसके फिर भेद कितने हो जाएंगे 12। सीधा सा समझना है, जिस वर्ण में ये तीनों मात्राएं होगी उसके भेद कितने हो जाएंगे 18। और जिसमें एक का भी अभाव हुआ, एक किसका, कोई सी भी एक मात्रा का अभाव हुआ, तो उसके भेद कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना, इन 9 स्वरों के मात्राओं के आधार पर वर्णन पढ़ेंगे। तो मात्राओं में प्रत्येक मात्रा के कितने भेद हैं 6। अब आपके सामने लिखते हैं, जैसे ऋस्व मात्रा है, फिर दीर्घ और फिर प्लुत। तो इनमें प्रत्येक के कितने भेद हो गए हैं 6। जैसे कि एक वर्ण लिख दिया आपके सामने अ। अब इस अ वर्ण के अंदर तीनों मात्राएं पाई जाएगी। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले तो मात्राएं आ गई। अब आपको यहीं पर आइडिया लग जाना चाहिए कि जिस वर्ण में तीनों मात्राएं पाई जाती है उसके कितने भेद होंगे 18। तो अ के प्रत्येक के कितने भेद होंगे 18। कैसे समझेंगे, पहले मात्राओं के आधार पर, तो मात्राएं कितनी हो गई 3। अब इन मात्राओं के आधार पर पुनः स्वरों को बांटेंगे। इनमें प्रत्येक के भेद हो गए 3। उद्दात, अनुद्दात, स्वरित। ऐसे ही इसके भी 3 हो जाएंगे और ऐसे ही इसके भी 3 हो जाएंगे। पुनः इन सभी के 2 भाग में बांटते हुए अनुनासिक और अननुनासिक। ये आपको स्वरों के भेद पढ़ाए थे ना, तभी बता दिया था कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने माने जाएंगे, नासिका के आधार पर कितने हैं और मात्राओं के आधार पर। इसीलिए स्टार्टिंग में उसका परिचय दिया था जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। तो प्रत्येक के पुनः इसी तरह से 2 हो गए, तो 2, 2, 4 और 2, 6। तो एक मात्रा के कितने भेद हुए 6। इसी तरह इसके भी 6, इसी तरह इसके भी 6। तो टोटल कितने हो गए 18। यानी कि एक वर्ण यानी अ, जिस वर्ण में ये तीनों मात्राएं होगी उसके प्रत्येक के कितने भेद हो जाएंगे 18। यदि किसी में भी एक का अभाव हुआ, जिसे उदाहरण द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया ए वर्ण में ऋस्व मात्रा का अभाव होता है। कौन सी मात्रा का अभाव होता है ऋस्व। तो अब आपके सामने आ गए, इसमें कौन सी मात्रा है दीर्घ और प्लुत। तो ऋस्व मात्रा का अभाव होने से इसमें से कितने माइनस हो जाएंगे 6। तो टोटल कितने हो गए 12। यानी जिन वर्णों में सभी मात्राएं पाई जाएगी उनके 18, प्रत्येक के 18 भेद होंगे। जिसमें एक का भी अभाव होगा उसके भेद कितने हो जाएंगे 12।
सबसे पहले आते हैं जो मूल स्वर हैं नोही, उनको लिखते हुए प्रारंभिक 4 स्वर अ, ई, उ और री, इनमें प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। 18 को संस्कृत में बोलते हैं अष्टादशः। यानी 9 स्वरों में से मैंने आपके सामने 4 लिखे हैं, अ, ई, उ, री। इनमें प्रत्येक के कितने भेद होंगे? 18। 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अष्टादशः। यानी इनमें किसी भी मात्रा का अभाव नहीं है। यदि एक भी मात्रा का अभाव होता तो इसके भेद 18 नहीं होते। इन चारों वर्णों में सभी मात्राएं पाई जाती है। यहाँ आप लिख सकते हैं किसी भी मात्रा का अभाव नहीं है। किसी भी मात्रा का अभाव नहीं है, अर्थात सभी मात्राएं पाई जाती है। अब आपके सामने 5वां स्वर कौन सा है? ली। इसके 12 भेद होते हैं। अब कैसे है? तो ली वर्ण में, वर्ण से कंफ्यूज मत हो जाना, वर्ण के ही 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण भी लिख सकते हैं, चाहे आप स्वर भी लिख सकते हैं। तो ली वर्ण में दीर्घ मात्रा का अभाव होता है। दीर्घ मात्रा का अभाव होता है। अब दीर्घ मात्रा का अभाव ये हिंदी में लिखा हुआ है, आपके हिंदी तो प्रयोग होगी ही नहीं, तो आपके लिखा हुआ आएगा दीर्घाभावः। क्या लिखा हुआ आएगा? दीर्घाभाव, यानी दीर्घ का अभाव। तो दीर्घ मात्रा का अभाव को अपन संस्कृत में डायरेक्ट क्या लिखेंगे? दीर्घाभावः। और इसका अगर आपको समास विग्रह पूछ लिया जाए तो समास विग्रह होगा इसका दीर्घस्य अभावः। दीर्घ का अभाव। और इसमें कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास। ऐसे ही आपको कहीं से भी कोई भी शब्द उठा के डायरेक्ट समास विग्रह में पूछ लिए जाते हैं। तो ली वर्ण में कौन सी मात्रा का अभाव है? दीर्घ मात्रा का, जिसको आप शॉर्ट में डायरेक्ट बोलेंगे दीर्घाभावः। दीर्घाभाव का समास विग्रह क्या होगा? दीर्घस्य अभावः। और इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। अब बचे 4 स्वर, 5 हो चुके हैं। चारों कौन से हैं? सॉरी, अतः, इसके 12 भेद होते हैं। 12 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? द्वादशः। अब 12 भेद क्यों हुए? क्योंकि इसमें कौन सी मात्रा का अभाव है? दीर्घ मात्रा का। अब 4-5 स्वर होने के बाद लास्ट बचे हैं 4 स्वर, ए, ओ, ऐ और औ। इन चारों स्वरों में ऋस्व मात्रा का अभाव होता है। ऋस्व मात्रा का अभाव होता है। वही पुनः बात, ऋस्व मात्रा का अभाव को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ऋस्वाभावः। ऋस्व का अभाव। अब जैसे दीर्घाभाव है वैसे ही ऋस्वाभाव। और ऋस्वाभाव का भी समास विग्रह क्या होगा? ऋस्वस्य अभावः। और यहाँ पर भी कौन सा तत्पुरुष होगा? वैसे षष्ठी तत्पुरुष है, पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
तो ए, ओ, ऐ और औ इन चारों स्वरों में कौन सी मात्रा का अभाव हुआ? ऋस्व मात्रा का। ऋस्व मात्रा के अभाव को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ऋस्वाभावः, जिसका समास विग्रह क्या होगा? ऋस्वस्य अभावः, और समास का नाम क्या होगा? तत्पुरुष समास। अतः इन सभी के, इनमें प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। इनमें प्रत्येक के 12 भेद होते हैं। तो ये मात्राओं के आधार पर अपन ने स्वरों का क्रम पढ़ा है। स्वर के प्रत्येक वर्ण की कितनी मात्राएं होगी और इनके कितने भेद होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन स्वरों में इन वर्णों की इस तरह से मात्राएं होगी और इनके इतने भेद होंगे। प्रारंभिक 4 स्वर अ, ई, उ, रु, री, इनमें प्रत्येक के 18 भेद होंगे। 18 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अष्टादश, यानी किसी भी मात्रा का अभाव नहीं, यानी सभी मात्राएं पाई जाती है। ली वर्ण में दीर्घ मात्रा का अभाव है, जिसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? दीर्घाभावः। समास विग्रह दीर्घस्य अभावः, और समास का नाम क्या होगा? तत्पुरुष समास। अतः इसके कितने भेद हो गए? 12। एक भी मात्रा का अभाव होने पर उसमें 6 माइनस हो जाएंगे तो 12 भेद हो जाएंगे। ए, ओ, ऐ और औ, इनमें प्रत्येक में ऋस्व मात्रा का अभाव होने से इसमें कितने भेद हो जाएंगे? 12 भेद। यानी 9 स्वर हैं, उसमें स्टार्टिंग के जो 4 स्वर हैं उनमें सभी मात्राएं पाई जाएगी। बीच वाला स्वर ली में दीर्घ का अभाव है और बाकी के 4 स्वरों में ऋस्वा भाव पाया जाता है। अब इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे आपको ये टॉपिक तो इस तरह से लिखवा दिया, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे तो उसको समझते हैं अब। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा आसानी से। अ, ई, उ, री, प्रत्येक के कितने भेद हुए? 18। ली 12, दीर्घाभाव, और ए, ओ, ऐ और औ, इनमें भी प्रत्येक के 12 भेद। क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? ऋस्वाभाव, यानी ऋस्व मात्रा का अभाव। ये आपको शॉर्ट में पूरा लिख दिया है। 9 इस वर्ग में किसके प्रत्येक के कितने भेद होंगे। इससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जिसमें 18 भेद है उसमें सभी मात्राएं पाई जाएगी, जिनमें 12 हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ने मात्रा का अभाव है और वो आपके सामने लिख दिया है दीर्घाभाव और ऋस्वाभाव। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है उसको समझना है। देखिए, अगर एग्जाम में एक प्रश्न आ गया, प्रश्न सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ आ गया, अवर्णे भवति। अब देखो यहाँ आपको समझाते हैं। अभी तक तो आरपीएससी ने कभी भी इस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अपनी किस्मत खराब हो तो क्वेश्चन उड़ जाता है। लेकिन आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपकी कितना भी पढ़ाने के बाद आप कोई ना कोई गाइड उठाएंगे, और उस गाइड से जब पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में आएगा कि मैडम ने हमें ये नहीं पढ़ाया, ये क्या चीज़ है। इसके लिए आपके दिमाग में कोई ग्रंथि न रहे, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। बाकी अभी तक फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन टॉपिक आपके है इसलिए आपको इसको पढ़ाया जा रहा है। अवर्णे भवति, तो आपको सीधा सीधा इसको समझना है। अवर्णे यानी वर्ण में, भवति का मतलब है होता है। तो यहाँ क्वेश्चन को पहले समझना है क्योंकि आपके क्वेश्चन पूरा संस्कृत में लिखा हुआ आएगा। अवर्णे भवति यानी अवर्ण में होता है। अब आपके सामने ऑप्शन लिख दिए जाएं। अब आपके सामने ऑप्शन में लिख दिया है ऋस्व, दीर्घ, प्लूत और सर्वे। तो अब थोड़ा समझना है कि ऋस्व, दीर्घ, प्लूत क्या है? मात्राएं। तो
अवर्ण में होती है, यानी अवर्ण में कौन सी मात्राएं होती है, तो आप यहाँ ऊपर देखें अवर्ण के कितने भेद हैं 18, यानी इसमें किसी भी मात्रा का अभाव नहीं, यानी सारी मात्राएं पाई जाएगी। तो ऋस्व भी होती है, दीर्घ भी होती है और प्लुत भी होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सर्वे। सर्वे का मतलब होता है सभी, यानी उपयुक्त सारे ऑप्शन आपके इसमें सही हैं। समझना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सर्वे का मतलब भी एकाएक समझ में नहीं आता है, तो आपको समझाने के लिए ही बताया जा रहा है ऋस्व, दीर्घ, प्लुत और सर्वे। सर्वे यानी सभी, तो इस वर्ण में कौन सी मात्राएं पाई जाती है, यानी सारी मात्राएं पाई जाएगी, इसलिए अपन इस ऑप्शन को क्या भरेंगे, सर्वे। लेकिन इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है और अब इसके क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए जाए। अब मैंने यहां लिख दिया ऋस्वाभावः, दीर्घाभावः, प्लुताभावः और लास्ट में लिख दिया जाए न कोऽपि। अब आपके सामने क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज हो गए हैं। पहले ऑप्शन इस तरह से थे, अब ऑप्शन इस तरह से है। अब लिख दिया है अवर्ण में होती है, यानी किसका अभाव है, ऋस्व का अभाव नहीं होता है, दीर्घ का अभाव भी नहीं होता है, प्लुत का अभाव भी नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारी ही मात्राएं पाई जाती है। तो अपन ऑप्शन क्या भरेंगे, न कोऽपि, यानी इनमें से कोई भी नहीं, यानी सारे ही ऑप्शन गलत हैं, इसलिए अपन कौन सा ऑप्शन भरेंगे, न कोऽपि। सेम इसी क्वेश्चन से फिर से ऑप्शन लिख देते हैं। पुनः इस क्वेश्चन से मैं, लेकिन ऑप्शन फिर से चेंज कर दिए, ऋस्वाभाव, दीर्घाभाव, प्लुतः या न कोऽपि। तब आपके दिमाग लगाएं कि अभाव का मतलब नहीं है और कौन सी मात्राएं पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाएगी, प्लुत, यानी अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लुत। तो पुनः क्वेश्चन को देखें, अवर्णे भवति, क्वेश्चन आते ही सबसे पहले इसकी हिंदी करो, अवर्ण में होता है। अब क्या होता है, तो पहले ऑप्शन देखें कि ये मात्राओं के आधार पर पूछ रहा है, ऋस्व, दीर्घ, प्लुत या सर्वे, यानी सारी मात्रा पाई जाती है, इसलिए अपन ऑप्शन क्या भरेंगे, सर्वे। यहाँ नेक्स्ट में ऑप्शन चेंज करके इसने अभाव लिख दिया, तो ऊपर के 4 स्वर अ, ई, उ, री में किसी का भी अभाव नहीं होता है, तो आप ऑप्शन कौन सा भरेंगे, न कोऽपि। फिर तीसरा क्वेश्चन में अभाव वाला भी दे दिया और मात्रा है वाला भी दे दिया, तो कौन सी मात्रा पाई जाती है, प्लुत, इसलिए अपन इसमें ऑप्शन कौन सा भरेंगे, प्लुत। अब इसी जगह इस वर्ण को चेंज कर दें, अब इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया जाए री, तब भी सेम आंसर होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चारों स्वरों के लिए सेम क्वेश्चन से बस वर्ण या चेंज होते जाएंगे, ऑप्शन यही है, तब भी आंसर सेम रहेंगे। लेकिन अब आपके सामने लिख दिया जाए ए वर्ण, तो अब आपका प्रश्न हो गया ए वर्णे भवति, ए वर्ण में होता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन थोड़े चेंज करने पड़ेंगे आपको। अब इसको ध्यान से पढ़ें, आपके सामने ऑप्शन अब मैंने प्रश्न लिखा ए वर्णे भवति, ए वर्ण में होता है, क्या होता है, ऋस्व होता है, दीर्घ होता है कि प्लुत होता है या दीर्घ प्लुतयो। तो ऑप्शन ध्यान से देखें, ए वर्ण के भेद कितने हैं, 12, और उसमें कौन सी मात्रा का अभाव है, ऋस्वाभाव। तो ऋस्वाभाव होने से यानी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब आपके सामने 2 मात्राएं आती, दीर्घ भी है और प्लुत भी है, तो आपका मैंने डायरेक्ट ऑप्शन क्या लिख दिया, दीर्घ प्लुतयोः। यहाँ पर योः पीछे लगने पर 2 द्विवचन के लिए प्रयोग हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति का, इसलिए अपन ऑप्शन क्या रखेंगे, ये दोनों मात्राएं पाई जाती है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, दीर्घ प्लुतयोः, यानी इस जगह जो भी हो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब
अब आपके सामने लिखते हैं ऐ वर्णे नास्ति। अब यहाँ आपको थोड़ा समझा देते हैं। संस्कृत में कुछ शब्दों के साथ में ऐसे लिखा हुआ आएगा, मस्ती, नास्ति या मास्ति, और आगे ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाए सूत्रम, ऐसे कुछ भी वर्ड हो तो लिख दिया जाता है। तो अधिकतर आपको लास्ट में कहीं पर इस तरह से मिलेगा, कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं ऐसा, और कहीं भवती, और कहीं कहीं सीधा सीधा लिखा हुआ आ जाता है अस्ति। इस टाइप की आपकी एंडिंग होती है क्वेश्चनों की। अस्ति, सूत्रम अस्ति, जिसको आप सूत्रमस्ति बोल देते हैं, नास्ति, मास्ति, भवति। तो भवति का मतलब तो होता है, मास्ति का मतलब है नहीं है। तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आपको कहीं पर भी इस तरह से शब्द मिलते हैं। नास्ति यानी भी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये अधिकतर लिखा हुआ आता है मस्ती, जिसे आप पढ़ेंगे सीधा सीधा यानी कि है। वो आपको हाँ का क्वेश्चन पूछ रहा है, ना का नहीं, थोड़ा ध्यान रखें। और अस्ति का मतलब भी क्या होता है तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना है। अस्ति या सूत्रमस्ति लिखा हुआ आता है तो है, नास्ति या मास्ति यानी नहीं, और भवती का यानी होता है। तो अब आपका क्वेश्चन लिख दिया है ऐ वर्णे नास्ति। अब आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं ऋस्व, दीर्घः, प्लुतः या सर्वे। ऐ वर्णे नास्ति। अब इसका आंसर आप खुद सोचें कि ऐ वर्ण में नास्ति का मतलब क्या लिखा है, नहीं है। तो ऐ वर्ण में कौन सी मात्रा नहीं होती है, तो आपको पहले तो ये देखना है इसके कितने भेद हैं, 12। फिर इसमें कौन सी मात्रा का अभाव है, ऋस्वाभावः, यानी कौन सा अभाव हुआ, ऋस्व का। तो अपन कौन सा लिखेंगे, ऑप्शन ऋस्व। कौन सी पाई जाती है, तो दीर्घ और प्लुत, नहीं है तो ऋस्व। इस तरह से आपके मात्राओं के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि सभी क्वेश्चनों की एंडिंग में इस तरह से लिखा हुआ आता है तो उनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि संस्कृत में पूरा पेपर आपका इसी में आएगा। और अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई, चाहे आपको कितना भी आंसर अच्छे से पता है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझ में नहीं पाए, या वो क्या चीज़ पूछ रहा है ये आपको पता नहीं चल पाया, तो आपके आंसर सारे गलत हो जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इस तरह से आपके मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्णन कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज छोटे छोटे टॉपिक से अपन पढ़ रहे हैं जिससे आपको फटाफट समझ में भी आएगा और अच्छे भी लगेंगे। अब आपका मेन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। क्वेश्चन है आपका त्रिमुनि। त्रिमुनि नाम से पता चल रहा है, संख्या दिख रही है आपको इसमें, त्रिमुनि यानी कितने मुनि हैं, 3 मुनि। तो आपके ये क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड बनता ही है। कैसे बनेगा और किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा उसको अपन आसानी से समझेंगे। तो त्रिमुनि यानी कितने मुनि हैं, त्रिमुनि यानी 3। संस्कृत में 3 को क्या बोलते हैं, त्रि। अब इसका समास विग्रह करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का समास विग्रह आपको आना चाहिए। जैसे जैसे टॉपिक चलते हैं तो समास जब पढ़ेंगे तब आपका अच्छे से नींव थोड़ी मजबूत हो जाएगी कि इस तरह से अपन विग्रह कर रहे हैं। त्रयः मुनयः। अब आपको यहाँ जैसे अब थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा लेकिन फिर भी समझाते हैं कि किसी भी शब्द को कैसे बनाना है, उसकी एंडिंग देखो। जैसे कि आपके सामने लिख दिया जाए हरि शब्द। अब हरि शब्द अच्छे से याद होगा तो आप दूसरा शब्द अच्छे से बना लेंगे। हरि शब्द चलता है हरिः, हरि, हरयः, ये आपके हरि शब्द हैं। हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति। अब हरि की एंडिंग देखो, छोटी ई है, मुनि की भी एंडिंग क्या है, छोटी है। तो मुनि को आप मुनि शब्द बनाए। अब इसी तरह से तो कैसे बनेंगे, मुनीह। फिर देखो मैंने मात्रा क्या कर दी, बड़ी।
मुनि। फिर क्या लिख दिया है देखो, री में से यहाँ जो री है उसकी ई की मात्रा हटा के क्या कर दिया है य, तो सेम कंडीशन, जहां जो चेंज हुआ है उसी को रिपीट करना है, मुनयः। तो आपका अपने आप समास विग्रह बन जाता है त्रयः मुनयः। तो त्रिमुनि की हिंदी तो क्या हुई, कितने मुनि हैं, 3 मुनि। पहली बात, 3 मुनि का आप समास विग्रह जब करेंगे तो कौन सा समास विग्रह कैसे होगा, त्रयः मुनयः। मुनि शब्द किसकी तरह चलते हैं, तो हरि की तरह। अब आपको दिमाग में रखना है कि यार संख्या आ गई, तो संख्या आते ही तो आपके दिमाग में तुरंत बैठेगा, अरे इसमें तो द्विगु समास है, क्योंकि आगे क्या आ रही है, संख्या आ रही है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, संस्कृत में अपवाद से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ चीज़ स्पेशल क्या है। तो त्रयः मुनयः, जहाँ कहीं पर भी वंश परंपरा या वंश ऋषि मुनियों के या वंशों के जहाँ नाम आते, भरद्वाज ऋषि, कोई भी ऋषि, द्विमुनि, त्रिमुनि, सप्त ऋषि, कोई भी है, जब मुनियों के क्वेश्चन आते हैं और वंश परंपरा को, सप्त ऋषि वंश परंपरा में नहीं है, वंश परंपरा से रिलेटेड जितने भी मुनि आते हैं, उन सभी मुनियों को जब संख्या आगे आने पर उनमें अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर आपका पहला अंतर अभी से समझ जाएं कि संख्या देखते ही डायरेक्ट द्विगु समास भर के नहीं आना है। संस्कृत में यदि संख्या के बाद मुनि शब्द या ऐसे मुनि जिनके वंशज है चलते हैं, उनके नाम हो तो उनको आप कौन से समास में रखेंगे, अव्ययी भाव समास में। और इसका विग्रह क्या हुआ, त्रयः मुनयः। तो अपन पढ़ रहे हैं त्रिमुनि, जिनका विग्रह क्या हुआ, त्रय मुनयः, और समास का नाम क्या हुआ, अव्ययी भाव समास। अब आपके 3 मुनि बड़े इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुने और समझें। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। सबसे पहले नाम है पाणिनि, दूसरे हैं आपके कात्यायन, तीसरे हैं पतंजलि, तो आपके सामने तीनों मुनियों के नाम लिख दिए गए हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन का ही दूसरा नाम है वररुचि। ठीक है, तो पाणिनि के भी बहुत से नाम हुए हैं, लेकिन फेमस नाम जो अपन पढ़ते हैं वो यही है। और आपको इनके अंदर तक नहीं जाना है कि पाणिनि के माता पिता कौन थे, ये किस शताब्दी में जन्मे थे, या इन्होंने क्या लिखा। किताबें जरूर ध्यान में रखनी है, लेकिन इनके पूरी डिटेल तक नहीं जाना है। कात्यायन पतंजलि, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक पढ़ना है। उससे ज़्यादा डीप में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ें, नहीं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही रीड का सिलेबस बहुत है, अंदर तक जाओगे तो पूरे ही डूब जाओगे, इसलिए अपने डूबना नहीं है, अपने को तरना है। तो त्रिमुनि में तीनों नाम हैं, कौन कौन से, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि। अब अपने को आसानी से इसको याद कैसे करना है, पाणिनि यानी पानी नहीं, तो सीधा सीधा समझ में आ जाता है, पानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा पाणिनि। दूसरा अपने कात्यायन, अपने घातक मूवी देखी सनी देओल की, उसमें कात्या उसका विलन है, आपको याद हो जाना चाहिए, वो तो बहुत फेवरेट मूवी होगी लगभग लोगों की। तो कात्या वाला जो उसमें जो विलन है वो नाम याद रखना है। तो पहला क्या हो गया, पाणिनि यानी पानी नहीं। दूसरा क्या हो गया, कात्यायन यानी कात्या जो विलन है। तीसरा वररुचि, लड़कियों की किस में रुचि होती है, वर के अंदर, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा वररुचि। और लास्ट में रामदेव जी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका नाम क्या है, पतंजलि। तो यहाँ अपने को तीनों मुनियों के नाम कैसे याद रखने हैं, वापस फिर से देख रहे हैं। पाणिनि यानी पानी नहीं, कात्यायन यानी कात्या जो विलन है घातक मूवी का, वररुचि लड़कियों की किसमें रुचि होती है, और लास्ट आ गए अपने रामदेव जी के प्रोडक्ट। ये तीनों ही अपने त्रिमुनि होंगे और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब अपने को त्रिमुनि से रिलेटेड किताबों के बारे में पता करना है। तो पाणिनि जो थे बहुत सी किताबें लिखी है, लेकिन सबसे फेमस है इनकी अष्टाध्यायी, जिसका अपन सामान्य परिचय पूरा पढ़ेंगे।
तो पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। कात्यायन ने क्या लिखे हैं? वार्तिक। ये इनकी किताब का नाम है। और पतंजलि ने महाभाष्यम। तो तीनों मुनि और तीनों की किताबें, पाणिनि ने क्या लिखी? अष्टाध्यायी। कात्यायन ने क्या लिखे हैं? वार्तिक। और पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। तो जैसे इनसे किताबें हैं, सबसे पहले त्रिमुनि, फिर त्रिमुनि के बाद इनकी किताबों के नाम। अब इन किताबों के साथ साथ में इनकी विषय वस्तु से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है और कितनी बार पूछा गया, डायरेक्ट पूछा है, तो उसको समझाते हैं कैसे। अष्टाध्यायी जो ग्रामर की पहली किताब, जैसे आप समझ लें एक बार समझने के लिए कि इसकी फर्स्ट बुक इन तीनों में से, तो अष्टाध्यायी सबसे फेमस है, व्याकरण की बुक है और इसमें सारे सूत्र लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? सूत्र। तो इसकी विषय वस्तु क्या हो गई? सारे सूत्र। जितने भी स्टार्टिंग के सूत्र लिखे हैं वो सारे किसने लिखे हैं? पाणिनि ने अष्टाध्यायी में। तो ये अपने हो जाएंगे कि इसमें टोटल किनका वर्णन है? सूत्रों का। वार्तिक मतलब कि एक्स्ट्रा फॉर्मूले, जैसे अपन गणित पढ़ते हैं और गणित पढ़ते समय एक क्वेश्चन के 2-3 मेथड होते हैं, वैसे ही कात्यायन ने कहा कि अष्टाध्यायी के सूत्र तो ठीक है, साथ में अगर ये फॉर्मूले भी लगाओगे तो आपके इस तरह से इसके आंसर होंगे। तो अष्टाध्यायी के साथ साथ बाद में वार्तिक लिखे गए। वार्तिक में सारे क्या हैं? अन्य सूत्र, यानी विकल्प वाले सूत्र। तो जो विकल्प वाले जितने भी सूत्र हैं उनको क्या बोला जाता है? वार्तिक। तो आप संधि पढ़ते हैं तब मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ कि ये विकल्प से आंसर रहेगा। तो विकल्प से जो आंसर रहता है वो किस वजह से होता है? वार्तिक की वजह से। तो वार्तिक में सारे क्या लिखे हुए हैं? अन्य सूत्र, जिनको संस्कृत में वापस क्या बोलेंगे अपन? वार्तिक। और तीसरा पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। महाभारत जैसे पूरा शब्द है कि उसमें कुछ नहीं है, जो उसके महाभारत की विषय वस्तु को अपन क्या बोलते हैं कि इसमें जो वर्णित है वो दुनिया में वर्णित है और जो इसमें नहीं है वो किसी में भी नहीं है। सेम वही कंडीशन महाभाष्य में सूत्र यानी किनके? अष्टाध्यायी के, और अन्य सूत्र यानी वार्तिक, दोनों को मिलाकर बाद में क्या लिख दिया गया? महाभाष्य। तो तीनों की विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी कि विषय वस्तु में अष्टाध्यायी में केवल क्या है? सूत्र, वार्तिक यानी अन्य सूत्र, महाभाष्य में इन दोनों का मिश्रित रूप। तो तीनों मुनि हुए। तीनों मुनि ने अपनी कौन कौन सी किताबें लिखी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी जिसमें केवल सूत्र वर्णन है। कात्यायन में क्या लिखे हैं? वार्तिक किताब का नाम है और उन्होंने वार्तिक लिखे हैं। पतंजलि ने महाभाष्यम लिखा है जो इन दोनों की विषय वस्तु को मिक्स करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों मुनि और तीनों मुनों की किताबें और उनकी विषय वस्तु। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो सारांश में इसको पूरा लिखेंगे। इसको आप इंडेक्स की तरह बना लें। सबसे पहले तो आ गए मुनि। फर्स्ट कौन है? तो आपको नाम से इनको क्रम से ही ध्यान रखना है। पाणिनि। दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं, कात्यायन का दूसरा नाम ध्यान रखना है, वररुचि, और तीसरे हो गए पतंजलि। फिर इनकी पुस्तकें यानी इनकी रचनाएं। अष्टाध्यायी, वार्तिक और तीसरे हो गए महाभाष्यम। अब इनकी विषय वस्तु। इसमें केवल सूत्र है, इसमें केवल अन्य सूत्र यानी विकल्प वार्तिक सूत्र, और इसमें मिश्रित रूप है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन ध्यान से समझें। आपके क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड पहला,
सूत्रकारकः। सूत्रकारः कः। अब यहाँ पर समझे, जब पीछे कार शब्द लिखा हुआ आता है तो उसको कैसे समझना है। कह का मतलब हो जाएगा कौन। अब जैसे अपन कहते हैं कि किसी ने चित्र बनाया तो अपन उसको क्या बोलते हैं, चित्रकार, यानी चित्र की रचना करने वाला। जो कथा लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कथाकार, रचनाकार। वैसे ही सूत्रकार यानी सूत्र की रचना करने वाला कौन है। तो यहाँ विषय वस्तु देखें, उसकी पुस्तक देखें और नाम देखें। तो सूत्रकार कह यानी कौन हुए, पाणिनि, यानी सूत्रों की रचना करने वाले कौन है, पाणिनि। तो सूत्रकार कह यानी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से, वार्तिककार कह यानी वार्तिकों की रचना करने वाला कौन है। कारह का मतलब रचना करने वाला कौन है। तो वार्तिककार कह यानी कात्यायन। ऑप्शन में दोनों नाम हो सकते हैं, वररुचि भी हो सकता है या कात्यायन भी हो सकता है। और तीसरा लिख देंगे डायरेक्ट, भाष्यकार कह। भाष्यकार कह यानी भाष्य की रचना करने वाला कौन है, तो भाष्यकार है पतंजलि। तो यहाँ आपको सीधा सीधा समझना है, मुनि, उनकी किताबें, उसकी विषय वस्तु और उनसे रिलेटेड प्रश्न। प्रश्न कौन सा, सूत्रकार कह पाणिनि, वार्तिककार कह कात्यायन, भाष्यकार कह पतंजलि। यानी कौन है, सूत्रों की रचना करने वाला कौन है, वार्तिकों की रचना करने वाला कौन है और भाष्यों की रचना करने वाला कौन है। तो यहाँ तक आपको अभी तक 3-4 जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, मात्राएं, मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्णन, फिर त्रिमुनि और त्रिमुनि से रिलेटेड और भी चीज़ें बताएंगे आपको। तो आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप करते हैं। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं हम उनका जल्दी से जल्दी और निदान करेंगे। धन्यवाद।